Hello everyone, welcome to Abipedia. This is Ankur Pawar, and in this today's session we are going to discuss about some important current affairs जो कि वीकली करंट अफेयर्स आपके रहने वाले हैं. ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड प्रीवियसली अ वीडियो अबाउट द वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी मंथ है उसके करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए गए हैं. आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. तो ये आपका सेकंड वीक का रहने वाला है. इसी तरह से हम थर्ड वीक फोर्थ वीक का लेके आएंगे और इसी के साथ साथ आपका मंथली करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा. ये देखिए जो सेशन है ये अभी पीडिया की तरफ से स्टार्ट किए गए हैं. इसके अंदर आपको जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर एटलीस्ट हम मान के चलते हैं कि आपको फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का जो सेक्शंस होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए. तो उसी के लिए हम आपके लिए करंट अफेयर जो है यहाँ पर लेकर आए हैं. सबसे पहले बात करते हैं कोर्स के बारे में. देखिए हमारा जो कोर्स है ना अभी पीडिया की तरफ से वो कोर्स लॉन्च किया गया है. अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, अटैम्प्ट दे चुके हैं, इवन इन दैट केस वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे. साथ के साथ बात करें तो आपकी पीडीएफ्स मिलेंगे, जो भी लेक्चर्स लिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और करंट अफेयर्स मिलेंगे. अब देखिए ये जो करंट अफेयर हम आपको पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ जो होंगी या फिर जो भी लेक्चर्स लिए जा रहे हैं उन सभी की पीडीएफ, वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज, ये पूरा सब कुछ इस कोर्स के अंदर मिलेगा, जो कि सिर्फ 4999 के अंदर आपका अवेलेबल है. चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट इम्पैक्ट ऑन दी क्रॉप यील्ड. करंट अफेयर है एनवायरमेंट से संबंधित. क्या है आपका कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो कि हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट है किस तरह से इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, बेसिकली जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो है कि क्रॉप की जो यील्ड है, मतलब क्रॉप जो पैदावार हो रही है उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको घटा रहा है. और क्रॉप्स में भी अगर बात करें तो स्पेसिफिकली कौन सी क्रॉप की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वीट की बात कर रहे हैं. गेहूं की जो क्रॉप कल्टीवेशन है या फिर क्रॉप यील्ड है जो पैदा हो रही है गेहूं, उसको इम्पैक्ट करने वाली इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट में से एक आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है यहाँ से. ठीक है, ये किसी भी एग्जाम के लिए ध्यान दीजिएगा. ये करंट अफेयर आपके, अगर मैं मान लीजिए एसएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ना सिर्फ एसएससी, इवन अगर आप कोई दूसरा एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सबके लिए आपके लिए फायदेमंद रहेंगे. अब बात करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट है ये कहाँ से आ रहा है, मतलब कि किस वजह से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका न्यूज़ में देखने को मिल रहा है. क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट है ना ये मेनली आपका किससे आता है, जो रोड का ट्रैफिक है उसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है. इसके साथ साथ अगर बात करें इंडस्ट्रियल एमिशन जो होता है उसके साथ साथ आपका जो नॉर्मली कंबशन ऑफ दी फॉसिल फ्यूल्स होता है, इन सभी को जलाने से या फिर मोटर जो गाड़ियां हैं उनके चलने से रोड पे, या फिर आपका जो इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, जो कंपनियों से आपका धुआं निकलता है, उन सब चीज़ों से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट है वो एयर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए मुद्दा यहाँ पर क्या है ना, आप बात करेंगे कि पॉल्यूटेंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है, बट अभी रिसेंटली हमने ये नोटिस किया है कि ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारी क्रॉप यील्ड को, या जो कि वीट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए आपका ये करंट अफेयर में आपको देखने को मिलता है. तो देखिए ये आपका मेन रीजन हो गया. जैसे मैं इसको अगर एक बारी में समराइज करूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका मेन पॉल्यूटेंट है जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्रॉप की जो यील्ड है उसमें डिक्रीज हो रही है. और कौन सी क्रॉप की बात करें तो वीट स्पेसिफिकली क्रॉप है, साथ में आपका वीट और राइस, दो चीज़ें होंगी. ठीक है, रीजन हमने बात कर लिया, इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया, मोटर कार्स होगी, इनसे आपका ये एमिशन देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया मैंडेट्स एनर्जी स्टोरेज फॉर द फ्यूचर सोलर प्रोजेक्ट. ये क्या चीज़ है, आपने सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में बहुत सुना होगा, न्यूज़ के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है किसी ना किसी वजह से. ठीक है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, जब उसका भी गठन हुआ था उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो ये फॉर्मेशन हुई थी उसमें इंडिया ने एक मेजर रोल प्ले किया था. ठीक है, इसके अलावा इसका बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो ऑफिस है वो भी इंडिया के अंदर देखने को मिलता है. खैर हमारा जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया ने मैंडेट किया है, ज़रूरी कर दिया है एनर्जी स्टोरेज फॉर द फ्यूचर सोलर प्रोजेक्ट. इसके अंदर बात ये की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोटिस किया, या फिर ये चीज़ हमें देखने को मिली कि बहुत सारे जो एरियाज है जहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट या सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, उनमें समस्या या प्रॉब्लम ये क्या क्रिएट हो रही है कि सोलर पैनल तो लगा दिए और उसके अंदर जो एनर्जी है वो सन की रेज से एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर.
अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैक्सिमम सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें वो दिन के टाइम आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि सन की जो रेज है वो डायरेक्टली स्ट्रेट जो है वो दिन के टाइम पे पड़ती हैं, या फिर मैक्सिमम एनर्जी जो है उसी टाइम पे रिसीव की जाती हैं। बट जो वो एनर्जी है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी शाम के टाइम पे होती है, क्योंकि जो लाइट्स हैं मेजरली जो ये सब चीज़ें जलती है वो आपके शाम के टाइम को ही देखने को मिलती है। अब ये हो क्या रहा था कि एनर्जी रिसीव दिन में हो रही थी लेकिन उसका यूज रात को होना था, तो स्टोरेज के लिए बीच में कुछ नहीं होता था जिसमें एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सके। तो ये जो सोलर एनर्जी वाला जो कंसेप्ट था उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था इंडिया में किसी भी जगह पे, ठीक है। तो अब इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि इट इज़ रिक्वायरिंग, मतलब ये ज़रूरी कर दिया गया है, फिर मैंडेट कर दिया गया कि जितनी भी आप एनर्जी एक दिन में रिसीव कर रहा है वो सोलर पैनल या फिर सोलर जो सिस्टम लगा रखा है उसमें कम से कम मिनिमम 2 घंटे की एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो मैंडेटरी कर दी है। मतलब उसके अंदर बैटरीज लगाई जाएंगी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लगाई जाएगी जो कि एनर्जी को स्टोर करके रख सके। कितनी एनर्जी को? कम से कम 2 घंटे की जो एनर्जी कंजप्शन जो होती है उतनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जो कि किसके इक्विवेलेंट होंगी? 10% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब जितनी कैपेसिटी का आपका सोलर पावर वो जो लगाया गया है उसकी जितनी कैपेसिटी है उसका कम से कम 10% जो है उतनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए वहां पे स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बनाई जाएगी। ये आपका मैंडेट कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। तो ये आपका करंट अफेयर में हमें देखने को मिलता है इस वीक के। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड न्यू लैंड लॉ। उत्तराखंड स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आया, यूसीसी की वजह से भी रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से। अभी जो नई चीज़ है वो क्या है कि उत्तराखंड की सरकार ने रिसेंटली एक न्यू लॉ के लेके आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है जितने भी उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं सिर्फ वही उत्तराखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज़मीन जो है लैंड जो है उसको परचेज कर सकते हैं। जो आउटसाइडर हैं या फिर जो कि उत्तराखंड के रहने वाले नहीं हैं वो वहाँ पे ज़मीन जो है परचेज नहीं कर सकते। अब इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसके एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। जिसमें आपका हरिद्वार आ जाएगा और उसके साथ उधम सिंह जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी नजर आएगी जहां पर ये एक्सेप्शंस देखने को मिलती है। मतलब वहां पे लोग जो बाहर के लोग हैं वो ज़मीन परचेज कर सकते हैं जो स्टेट से बाहर के हैं। देखिए ये जो इस तरह के लॉज होते हैं या फिर ये जो हमें यहाँ पे देखने को मिला ये क्यों किया जा रहा है? गवर्नमेंट जो अपना रीज़न देती है वो क्या होती हैं कि जो भी यहाँ का जो उत्तराखंड है वहाँ का जो कल्चर है उसको बचा के रखने के लिए, और जो वहाँ पर एनवायरनमेंट है या फिर एटमोसफेयर जो पेड़ वगैरह हो गया, वेजिटेशन हो गया, उसको बचा के रखने के लिए और कल्चरल हेरिटेज को बचा के रखने के लिए ये चीज़ की जाती है। रीज़न क्या है ना, जो ये माउंटेनियस रीजन्स होते हैं जितने भी है, हिमालयन रीजन जितने भी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी में अच्छा खासा वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर जितने भी आउटसाइडर ऑल ऑफ द इंडिया वहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सभी को अलाउ कर दिया जाए कि आप इन रीजन्स में ज़मीन जो है लैंड परचेज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों के पास ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पैसा देखने को मिलता है। अब वो क्या करेंगे, वहाँ पे ज़मीन परचेज कर सकते हैं, परचेज करेंगे तो उसके बाद जो भी पेड़ होंगे उनको काटेंगे या फिर जो भी लैंड होगी उसको यूज़ करेंगे, विच विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द कल्चरल हेरिटेज और द नेचर जो है उस जगह के उसको इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को फिर बाद में रोका नहीं जा पाएगा, तो इसलिए जो ये स्टेट्स हैं वो ऐसा करते हैं। सेम इसी तरह का लॉ आपका हिमाचल में भी एप्लीकेबल है, जहाँ पर हिमाचल में भी जो बाहर के रेजिडेंट्स है जो स्टेट के नहीं है वो ज़मीन परचेज नहीं कर सकते। लोकल जो पर्सन होगा वो डेफिनेटली उस ज़मीन का यूज़ या तो अपने घर के लिए, जो एक घर होगा उसके लिए यूज़ करेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेगा, बट अदर कमर्शियल पर्पसेस के लिए वहाँ पे यूज़ नहीं करते, और अगर करेंगे भी तो वो कोई पर्टिकुलर जो जगह होगी उसको करेंगे। बट हम पॉपुलेशन की बात करें, स्टेट की पॉपुलेशन 50 लाख 60 लाख के आसपास है, माउंटेनियस रीजन में कम होती है, 70 मान के चल रही है। बट आपने अगर ज़मीन को पूरे स्टेट को ओपन कर दिया कि वहाँ पे आके कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे जो वहाँ पे ज़मीन लेना चाहेंगे, उससे वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा और कल्चरल हेरिटेज जो है वो भी खराब होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये आप याद रखेंगे कौन सा है, ये आपका उत्तराखंड है, जिसमें टोटल उत्तराखंड की 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 11 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है, और हरिद्वार और उधमपुर नगर जो आपका उधम सिंह नगर है वहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया, जिसके अंदर इंडिया का जो स्कोर है वो 38 आया है आउट ऑफ, जो रैंक है 96 आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है। आपको रैंक याद रखने की जरूरत है, अगर आप स्कोर ना भी याद रख पाएंगे तो मेरे ख्याल से स्कोर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, रैंक पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 96 आउट ऑफ द 120 कंट्रीज।
ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो किस तरह से काम करता है कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में ये रैंक प्रोवाइड करते हैं, स्कोर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 0 की अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा करप्टेड होगा। और अगर 100 की तरफ को आगे को बढ़ेंगे तो ये आपका क्या होगा, सबसे कम जो आपका क्लीन जो है, करप्शन फ्री जो होगा वो कंट्री होगा। तो 38 है इंडिया का, मतलब बहुत अच्छा कोई स्कोर तो नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पर भी देखें रैंक तो ये भी 96 है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर। इससे पहले अगर बात करें तो इंडिया का जो रैंक था वो थोड़ा सा बेटर था, इस बार थोड़ा सा और नीचे गया है। बात करें सबसे क्लीनेस्ट सिटी या फिर क्लीनेस्ट कंट्री की जो कि करप्शन के मामले में है, तो डेनमार्क आपकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका फिनलैंड है, सिंगापुर आपको देखने को मिलेगी। इसमें से 2 जो कंट्रीज है वो यूरोपियन आपको देखने को मिल रही है, इसके अलावा एक सिंगापुर है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये रैंक जरूर याद रखेंगे, इंडिया का रैंक और कौन सी कंट्री ने टॉप किया है वो याद रखेंगे। लास्ट ईयर जो इंडिया का स्कोर था वो 39 था, ठीक है, जो कि थोड़ा एक रैंक जो एक स्कोर था वो ठीक था, लेकिन इस बार और भी नीचे चला गया, जो कि 0 के आसपास जा रहा है, नज़दीक जा रहा है। उससे आगे बात करें अरुणाचल प्रदेश दुलारी कन्या स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। आपको स्टेट का नाम याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा स्टेट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसके बाद इस स्कीम के अंदर होगा क्या वो याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली एक दुलारी स्कीम जो है वो लॉन्च की है, दुलारी कन्या स्कीम, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब क्या है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मतलब क्या है स्कीम का कि जब भी कहीं पे जब भी कभी डिलीवरी होती है तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो डिलीवरी घर पे होगी या तो हॉस्पिटल में होगी। ठीक है, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरीज हैं वो आपके हॉस्पिटल में करवाइए। और इस चीज़ से होगा क्या कि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा कि कौन कौन से जो कितने बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाएगी, और आगे की जो बेनिफिट करने वाली जो स्कीम्स है उनको इजीली जो है बच्चों तक पहुंचा पाएगी। अगर घरों में ही पैदा होते हैं, डिलीवरी जो है बर्थ जो है वो घर में होता है, तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होता पहली बात तो। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हॉस्पिटल के अंदर पूरी देखरेख के अंदर, निगरानी के अंदर जो है वो डिलीवरी की जाती है, तो जो सर्वाइवल रेट होता है बच्चों का, बेबीज़ का, वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा उम्मीद रहती है या फिर ज़्यादा कोशिश रहती है कि वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि जिस टाइम पे बर्थ होता है उस टाइम पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, जिसमें मदर और जो बेबी है दोनों की डेथ हो सकती है या फिर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ है उनको करवाने की कोशिश की जाती है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे ही कोई इंस्टीट्यूशनल बर्थ होगा उसमें क्या होगा, जो 30,000 है वो आपका एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है जो वो उनको दिया जाएगा, या फिर मतलब वो एज एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टोर कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा कि इतने पैसे आपके हैं, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो बेबी का हुआ है। तो 30,000 यहाँ पे कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें आपका जो 20,000 के बेनिफिट्स हैं वो आपके अगेन प्रोवाइड किए जाएंगे उस बच्चे को जब वो आपका +1 क्लास में एडमिशन लेगा। ठीक है, ये टोटल आपका बन जाता है 50,000। 20,000 30,000 आपका जिस टाइम पे बर्थ होगा, पैदा होंगे, और उसके बाद 20,000 जब वो आपके +1 क्लास में एडमिशन लेंगे उस टाइम पे। बट ये जो पैसा है ना डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ये नहीं दिया जाएगा, ये एज ए फिक्स डिपॉजिट करवाया जाएगा गवर्नमेंट के पास। और जिस टाइम पे वो जो बच्चा होगा वो 18 ईयर्स मतलब 18 साल की उम्र जो है वो एज कंप्लीट करेगा, उस टाइम पे ये फंड जो है वो एक्सेसिबल होंगे, मतलब वो फंड जो है वो ले पाएगा। ठीक है, तो मतलब 18 साल की उम्र में जो पैसा होगा टोटल उनको दे दिया जाएगा। तो ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करेगा, मेन मुद्दा क्या है इसका, ये फैमिलीज को एनकरेज करेगा टू ऑप्ट द इंस्टीट्यूशनल बर्थ, प्रमोट्स द बेटर हेल्थ एंड आउटकम फॉर द मदर एंड द चिल्ड्रन। तो ये मेन आइडिया है जो सरकार जिस वजह से ये कर रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस इन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर देखने को मिला है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या जो करंट अफेयर है वो हम देखें तो देखिए, पहले क्या होता था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सिंपली ये प्रोसेस था। अभी जो आपका देखेंगे, आप क्या देखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड द टर्म ऑफिस एक्ट 2023 के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट की गई उसमें क्या होगा कि लॉ मिनिस्ट्री जो है, लॉ मिनिस्टर है, एक स्क्रूटनी करेगा जिसके अंदर बहुत सारे जो पर्सन्स होंगे जो कि एलिजिबल हो सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, उनका नेम रिकमेंड करेगा। उसके बाद वो जो लिस्ट बनाई जाएगी
उसकी स्क्रूटनी कौन करेगी? एक कमेटी करेगी विच कंप्राइज द प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा आपका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, अभी के केस में बात करें तो राहुल गांधी, और इसके साथ साथ एक अदर कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कि इसकी स्क्रूटनी करेगा। अब जो ऑपोजिशन है उन्होंने अभी ये इल्ज़ाम सरकार के ऊपर लगाया है कि क्योंकि ये जो कमेटी है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो दो तो पर्सन वो है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, एक आपका ऑपोजिशन लीडर है। तो डेफिनेटली जो ऑपोजिशन लीडर है उसकी बात तो कभी भी मानी नहीं जा सकती, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तो एक साइड ही रहेंगे, वो सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए जो आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो बार बार अभी इस चीज़ को मुद्दा उठा रही है कि प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने और जो अमित शाह हैं उन्होंने ये जो कमेटी के थ्रू जो ये इलेक्शन की है वो सही नहीं है इस चीज़ को, और इसमें जो कुछ है चेंजेस किए जाने चाहिए। खैर, अभी जो अपॉइंटमेंट है वो हो चुकी हैं, इसलिए आपका जो है देखने को मिलता है करंट अफेयर के अंदर। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ये बात क्लियर है। किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा, एडवाइस पे करेगा? तो वो एक कमेटी होगी, और कमेटी के अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे? प्रधानमंत्री होगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। 3 पर्सन जो होंगे वो नाम रिकमेंड करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति जो है उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये जो रूल्स है किसमें मेंशन है तो ये आप याद रखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन फॉर द सर्विस एंड टर्म एक्ट 2023, उसके अंदर ये चीजें मेंशन है। ठीक है, आई होप यहाँ पे चीजें समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेरिस एआई समिट के बारे में। रिसेंटली पेरिस की एआई समिट जो है वो हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। कब? ये 10 से लेकर 11 फरवरी 2025 के बीच में आपकी हुई थी, जिसमें अगर बात करें तो ये जो समिट है इससे पहले अगर बात करें तो ये आपका यूके के अंदर हुई थी, जिसको ब्लेट्सली डिक्लेरेशन आपका कहा गया, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 29 कंट्रीज थी। और उससे पहले अगर बात करें तो ये आपका सियोल है साउथ कोरिया के अंदर, वहां पर आपकी होस्ट की गई थी। ठीक है, इस बार की अगर बात करें तो जो इस बार की थीम थी वो क्या थी? पब्लिक सर्विस एआई, फ्यूचर फॉर द वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई एंड द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ द एआई। इस बार की पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थीम थी। इसके अंदर एक थीम नहीं है, टोटल 5 थीम है। आपको नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नाम जो है वो लिख भी सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एरो इंडिया 2025। 15th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया समिट जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया बाय द इंडियन आर्मी, और ये कहाँ पे की गई? आपका बेंगलुरु के अंदर की गई। आपको यहाँ पे क्या याद रखने की जरूरत है कि एरो इंडिया जो है समिट कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। और इस बार की थीम क्या थी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, इस बार की थीम थी। तो ये 2 चीजें आप याद रखेंगी, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर से, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर करंट अफेयर में देखने को मिला है। देखिए, चाइना का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 के अंदर लॉन्च किया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है कि चाइना जो है उसको ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन से कनेक्ट करना है थ्रू द ओशन, थ्रू द रोड। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये ओशन रूट है। ठीक है, जिसमें ये ओशन रूट एक्सेस करता है, यूरोप को जाता है और अमेरिका को भी जाता है। बट यहाँ पे जो रूट है ना, इसको जाने के लिए पनामा जो आपका कंट्री है या पनामा जो कैनाल है उसके थ्रू जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली यूएस के अंदर जो पावर शिफ्टिंग है वो हुई है, जिसकी वजह से ये जो पनामा है ना, इन्होंने क्या किया है, चाइना का जो ये इनिशिएटिव था BRI इनिशिएटिव, इस पे साइन करने से मना कर दिया है। पहले ये ऑलरेडी थे मेंबर इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, बट अब इन्होंने वो रिन्यू नहीं किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जिसकी वजह से अब पनामा जो है आपका वो आपकी कंट्री नहीं रही है जिसने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर देखने को मिलेगी। पनामा ऑलरेडी अगर बात करें, इन्होंने 2017 के अंदर आपका साइन किया था पहले, लेकिन अब ये मेंबर नहीं है। अब ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है चाइना के लिए। खैर, आप देख सकते हैं ये जो है पूरा BRI का मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या करेंगे, चाइना अलग अलग यूरोप की कंट्रीज और अदर कंट्रीज से कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, YPS जिसे कहा जाएगा, यंग प्रोफेशनल स्कीम। रिसेंटली इंडिया के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड की बात करें, उन्होंने आपस में एक MOU साइन किया है, जिसके अंदर बात की गई है कि इंडिया के अंदर या फिर UK के अंदर जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं
उनको 2 साल के लिए या तो स्टडी के लिए या फिर रहने के लिए या फिर ट्रेवल के लिए या फिर वर्क के लिए, इन कंडीशंस पे जो है वो वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा 2 साल के लिए, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो यूके के हो। ठीक है, तो ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है, जो कि एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो उसमें 18 से लेकर 30 साल तक के जो पर्सन है वो आएंगे, और वर्क के लिए, स्टडी के लिए, ट्रैवल के लिए, इन सब काम के लिए अगर वो जाना चाहे एक जगह से, मतलब यूके से इंडिया या इंडिया से यूके, तो उसको इजीली एक्सेसिबल बनाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, यंग प्रोफेशनल स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। रिसेंटली इंडिया और यूएसए ने ये आपका 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर बात की गई है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर एटॉमिक एनर्जी है उसका यूज़ जो किया जाएगा पीसफुल वे में किया जाएगा, या फिर पीसफुल यूज़ जो है उस न्यूक्लियर वेपन्स का हमें एनर्जी का देखने को मिलेगा। देखिए एक्चुअली में ये 123 का मतलब क्या है, यूएस का एक अपना एटॉमिक एनर्जी एक्ट है जिसका सेक्शन 123 है। ठीक है, यूएस का एटॉमिक एनर्जी एक्ट है जिसका सेक्शन 123 है, विच टॉक्स अबाउट कि हमें क्या करना है, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करना है। तो ये यूएस जो है अलग अलग कंट्रीज के साथ साइन करता है, उसी में आपका इंडिया के साथ इन्होंने रिसेंटली ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है, इसलिए इसे यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, मतलब सिविल सेक्टर में इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करने के लिए ये एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्राजील के बारे में। रिसेंटली ब्राजील ने अनाउंस किया है कि जो ब्रिक्स समिट है वो आपकी इस साल की 6 से 7 जुलाई के बीच में रियो डी जेनेरियो में होगी, जो कि ब्राजील के अंदर ही है। ठीक है, पहले तो आप ये याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि जो ब्रिक्स समिट है इस साल की वो कहाँ होने वाली है, तो वो आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें सेकेंड चीज जो है वो ब्रिक्स के मेंबर, तो ब्रिक्स स्टैंड फॉर द ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड द साउथ अफ्रीका, जिसकी ओरिजिन हुआ था 2009 के अंदर। नॉन वेस्टर्न इकोनॉमी है, मतलब इसके अंदर कोई भी वेस्टर्न कंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। टोटल इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें जनवरी के अंदर ही इसी साल इंडोनेशिया ने जो है इसको ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया था। इसके अलावा अदर 10 मेंबर्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो भी इसके पार्ट्स जो है मेंबर देखने को मिलते हैं। बट प्रेजेंटली अगर बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्रिक्स के बारे में है। नेक्स्ट बात करें राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडिया। यूएस सेक्रेटरी जो है ऑफ द स्टेट, उन्होंने कहा ही वुड नॉट अटेंड द G20 समिट इन द जोहान्सबर्ग दिस ईयर, सेइंग द साउथ अफ्रीका वाज डूइंग वेरी बैड थिंग्स इंक्लूडिंग एक्सप्रोप्रिएटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे ना ये जो करंट अफेयर है वो आपके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, उन्होंने जो G20 समिट है उसको अटेंड करने के लिए मना कर दिया साउथ अफ्रीका में। उन्होंने रीज़न दिया कि जो साउथ अफ्रीका है वो क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हैं एक्सप्रोप्रिएटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है, देखिए भारत के अंदर जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। ओरिजिनली आप जानते होंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट के अंदर था, जिसको कई बार चैलेंज भी किया गया, क्योंकि सरकार ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने थे, कुछ ना कुछ रोड बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सरकार को प्रॉपर्टी एक्वायर करना ज़रूरी था। ठीक है, बट क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, तो सरकार अपनी मर्जी से कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं ले सकती थी। खैर प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो अभी आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। 1978 के अंदर ये जो आपकी राइट थी उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया। अब ये जो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 300A के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जहां पर आर्टिकल कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। मतलब लॉ के हिसाब से ही सरकार आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, वो भी उस केस में जब सरकार आपको प्रॉपर उसका अमाउंट दे जितने आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है। ठीक है, मतलब बाय लॉ कर सकती है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। इंडिया का हमने समझ लिया कि यहाँ पर क्या है। अब यही चीज ना जो यहाँ पर देखने को मिल रही थी साउथ अफ्रीका के अंदर, तो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट जो पर्सन्स हैं उनकी कंट्री के, उनकी प्रॉपर्टी को अपनी मन मर्जी से एक्वायर कर रही थी। किसके लिए? सरकार अपने काम के लिए, अपने काम मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी अदर काम के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को जबरदस्ती एक्वायर करना, ठीक है, वो चीज़ साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट कर रही थी, और इसी चीज़ के अगेंस्ट यूएस था। तो यूएस ने, वहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने
ये जो G20 समिट है उसको अटेंड करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये रेफरेंस आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ करंट अफेयर में आया था, तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। ओरिजिनली इट वाज अंडर द आर्टिकल 31 विच इज़ इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, बट लेटर ऑन इट वाज रिमूव्ड इन 1978। अब ये आपका 300A में देखने को मिलता है, जो कि अब आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट की गई, जिसके अंदर कहा गया कि हम पूरे देश के अंदर 100 ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको कैटेगराइज करेंगे जहां पे लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी देखने को मिलती है और बिलो द एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं। तो इसके अंदर आपका 100 ऐसी डिस्ट्रिक्ट ली जाएंगी जहां पर लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है और लो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट को डिसाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, और उनमें क्या किया जाएगा, एनहेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने की जरूरत पड़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड द पंचायती एंड द ब्लॉक लेवल पे ये जो है इन चीज़ों को बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लांट आरोग्य पाचा, जिसको ट्राइकोपस जेलेनियस पढ़ लीजिएगा, जेलेंकियस इन द वेस्टर्न घाट जो है रीजन में आपका देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है कि एक प्लांट है जिसको आरोग्य पाचा कहा जाता है, ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये आपका न्यूज़ में देखने को मिलता है। इट वाज डिस्कवर्ड इन द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बाय द मेंबर ऑफ द कानी ट्राइबल कम्युनिटी इन 1987। इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द साइंटिफिक कम्युनिटी इन 1990 बाय अ फॉरेन रिसर्चर। या फिर सी है, द प्लांट वाज ओनली नोन फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यू एंड हैड नो मेडिकल यूजेज। इट वॉज यूज फॉर बाय द कानी कम्युनिटी सोनली फॉर द फूड एंड नॉट फॉर द मेडिसिनल पर्पज। 4 ऑप्शन है आपके, इस क्वेश्चन का आंसर है, आप देने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आंसर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आरोग्य पाचा की बात करें तो ये केरला की एक कम्युनिटी है, इंडिजिनियस ट्राइब है जिसका नाम है कानी ट्राइबल कम्युनिटी। उन्होंने इसको अनवील किया इस चीज़ के लिए, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। कहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं इस पेड़ की। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में भी कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम केरला जो है वहाँ पर ये आपकी कानी कम्युनिटी देखने को मिलती हैं। इस वजह से जो प्लांट है फेमस है। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इट वाज डिस्कवर्ड फॉर द मेडिसिनल प्रॉपर्टी बाय द मेंबर ऑफ द कानी ट्राइबल कम्युनिटी इन 1987। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेस इन दी न्यूज़। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आगरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस में ये करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है। किस तरह से, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CIP, साउथ एशिया रीजनल सेंटर। ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया था कि ये आगरा के अंदर एक पोटैटो रिसर्च सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हम जो है 10 हेक्टेयर जो लैंड है वो हमने प्रोवाइड कर दी है नेशनल हॉर्टिकल्चर ब्यूरो फॉर दी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, बट स्टिल कोई भी वर्क वहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का कहना है। बात करें CIP की, तो ये इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरू में, लीमा में देखने को मिलेंगे। फाउंडेड इन दी 1971 एज दी रिसर्च फॉर दी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद दी फोकस ऑन दी किसके ऊपर, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, इंडियन रूट्स एंड ट्यूबर्स, इनके ऊपर सर्च ये करते हैं। और इन 2017 CIP इन्होंने जो अपना फर्स्ट एशिया सेंटर था वो चाइना में इस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद अभी ये भारत में करने वाले हैं, करना चाहते हैं, बट अभी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो जो है ज़मीन वो दे दी है, बट यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। इस वजह से ये जो मुद्दा था ना न्यूज़ के अंदर रहा था, तो ये आपका प्लेसेस जो हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आता है जो कि न्यूज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका मेजारगोस वॉर सेमेट्री इन मार्सेली फ्रांस। मार्सेली फ्रांस के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मेजारगोस वॉर सेमेट्री। ये जो वॉर सेमेट्री है इसके अंदर बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी सेमेट्री है, और ये वहाँ पर कैसे पहुँचे,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो हैं जो कि ब्रिटेन की तरफ से जिन्होंने लड़ाई की थी या फिर वॉर में इन्वॉल्व थे, तो उन्हीं की सिमेट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे ट्रिब्यूट जो है वो पे किया था, मतलब विजिट किया था। ठीक है, तो इसलिए ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मजारगोस वॉर सेमेट्री मार्सेले फ्रांस के अंदर ये देखने को मिलेगी। पर्सन इन न्यूज़ की बात करें तो तुलसी गबार्ड जो है वो अपॉइंट की गई हैं एज द हेड ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस इन द यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वो आपकी फर्स्ट हिंदू मेंबर होंगी यूएस हाउस ऑफ द रिपब्लिक्स की रिप्रेजेंटेटिव्स की। देखिए तुलसी गबार्ड के बारे में बात करें तो वो एक्चुअली में यूएस सिटीजन ही हैं और वो उनका ओरिजिन भी यूएस ही है, वो हिंदू नहीं है। एक्चुअली में इनकी जो मदर थी उन्होंने जो हिंदू रिलीजन था उसको ऑप्ट किया था, उसकी वजह से उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनके नाम जो है इस तरह से रखे हैं, तुलसी टाइप। ठीक है, मतलब कि इंडिया के जैसे नाम होते हैं उस तरह से। तो बट ओरिजिनल अगर देखा जाए तो वो यूएस की ही रहने वाली है, वहीं की सिटीजन है। अब क्योंकि मदर का जो रिलीजन था वो हिंदू था तो इस वजह से इनका भी जो रिलीजन है वो हिंदू हो जाता है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कल्लूर बालन, ये आपके काफ़ी फेमस पर्सन थे जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। किस चीज़ के लिए फेमस थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग 20 लाख ट्रीज की जो सैपलिंग्स हैं उनको 25 साल के अंदर मतलब लगाया था, जिसकी वजह से ये नेचर के ऊपर, मतलब नेचर के ऊपर ज़्यादा काम करते थे और इसीलिए इनकी जो अभी रिसेंटली डेथ हुई है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि आपके इस फरवरी 2nd वीक के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस केस में आप हमारी जो वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि आपको abipedia.abhimanyu.com के नाम से मिल जाएगा। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे, यहाँ पर चूज़ एग्ज़ाम के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स आपको नज़र आ जाएंगे। यहीं पे अगर बात करें तो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा एसएससी सीजीएल एग्जाम। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर आपका जो कोर्सेज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, जो भी चीज़ हैं जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैक है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और इजीली जो है माइक्रो कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हर दिन जो है आपको एक न्यू वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अगली बार मिलेंगे नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।